दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। एक तरफ कोरोना से हाहाकार है। चीन की सेनाएं भारत की सेनाओं के साथ मुठभेड़ कर रही है। चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत में घुसपैठ करे। दूसरी तरफ जो हमारी इकोनॉमी का जो साइज़ है वो एक तरह से 1/4 कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, खिसक गया है इस कोरोना पैंडेमिक के कारण। लेकिन इन तीनों बड़ी जो राष्ट्रीय समस्याएं हैं, इसके बीच में मोदी सरकार क्या कर रही है? मोदी सरकार के कामकाज को समझने के लिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हैं और किस तरह से वो अपनी जो पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी है उसको सर्व करते हैं, उसके लिए एक स्टोरी, एक खबर का मैं जिक्र करूंगा। हालांकि विस्तार में उस स्टोरी को आप पढ़ लेंगे कि किस तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो थोड़े दिन पहले सरकार ने और कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है, उसको लेकर सरकार जो यूथ का सेगमेंट है, जो युवाओं का सेगमेंट है, जो कि आज की तारीख में हमारी जो डेमोग्राफी है उसका 30-32% युवाओं का सेगमेंट है, वो युवा आज की तारीख में मतदाता हैं। उस सेगमेंट को कैटर करने के लिए, यानी कि वहाँ उस कंस्टिट्यूएंसी को सर्व करने के लिए बीजेपी क्या करने वाली है, बीजेपी की क्या प्लानिंग है और किस तरह से एक ऐसे समय में जब नेशनल क्राइसिस, 3 बड़े नेशनल क्राइसिस हैं, एक कोरोना का संकट, दूसरा चीन का संकट और तीसरा जो इकोनॉमी, जो हमारी आर्थिक मंदी का संकट है, इन सब के बीच में मोदी सरकार एक नए रास्ते को किस तरह से तलाश रही है और किस तरह से अपनी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को सर्व कर रही है, बात हम इस पे करेंगे प्योर पॉलिटिक्स में। मैं हूं शंकर अनिमेश। तो इस खबर की शुरुआत करें उससे पहले आपको एक कहानी बताता हूं, एक किस्सा बताता हूं। बात 2017 की है, जब गुजरात विधानसभा का चुनाव था और उस चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में थे और उन्होंने साबरमती नदी में एक सी प्लेन की यात्रा की। उन्होंने सी प्लेन से, चूँकि वो कैंपेनिंग का अंतिम दिन था और वो एक तरह से जो फिजिकल कैंपेनिंग हो नहीं सकती थी, तो उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। वो सिर्फ सी प्लेन पर चढ़े और साबरमती की पूरे नदी में उस सी प्लेन के ज़रिए उन्होंने चारों तरफ से वो सी प्लेन घूमा और उसके बाद उतर गए। इस घटना का पूरे देश भर में ढेर सारे इस पे कमेंट आए, ढेर सारे लोगों ने विरोध किया, ढेर सारे लोगों ने कहा कि एक प्रधानमंत्री एक जिसको कहते हैं ना कि क्रेसेंडो की तरह सी प्लेन पे चढ़ा हुआ है और वो एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। आखिर क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कैंपेन मैनेजर और जो ब्रांड मैनेजर हैं, उनसे एक किसी से मैंने बात की। मैंने पूछा कि आखिर प्रधानमंत्री ये जो सी प्लेन की यात्रा थी, इसका क्या पॉलिटिकल रेलेवेंस है? उन्होंने कहा कि देखिए, आप समझते नहीं हैं, प्रधानमंत्री जो कुछ भी कदम उठाते हैं, जो कुछ भी अपनी स्ट्रैटेजी और ब्रांडिंग करते हैं, उसके एक बड़े ही वेल क्राफ्टेड स्ट्रैटेजी, ब्रांडिंग की रणनीति बनाई जाती है। एक सिर्फ सी प्लेन की यात्रा से आप देखिए पूरे देश भर में जो इलेक्टोरेट, जो मतदाता है, जो बीजेपी का कोर वोटर है और ख़ास करके नरेंद्र मोदी का कोर वोटर है, वो इन सब बातों को पसंद करता है कि एक ब्रेवो, एक वैसा व्यक्ति जो कि अपनी कलाई में महंगी घड़ियां पहनता है, जो एस्पिरेशनल इंडिया है, यानी कि जिसकी आकांक्षाएं हैं, जो चाहता है यूथ, वो एक दूसरे सेगमेंट में जाना चाहता है, यानी कि अपने छोटे शहर से निकलकर बड़े शहर, बड़ी नौकरी, महंगी गाड़ी, महंगे घर में रहना चाहता है। उस एस्पिरेशनल इंडिया की जो आकांक्षाएं हैं, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं पूरी करते हैं। और जो उन्होंने सी प्लेन की यात्रा की, इससे पहले याच की यात्रा की, वो कहीं ना कहीं उस क्लास में, जो गुजरात वैसे भी एक अर्बनाइज्ड स्टेट है और वहाँ का जो यूथ है उसको पसंद करता है। अब हम आते हैं दूसरी घटना की तरफ। इस घटना का जिक्र सिर्फ इसलिए मैंने किया कि प्रधानमंत्री और उनकी जो टीम है किस तरह से रणनीति, यानी कि स्ट्रैटेजी बनाती है वो अपनी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को सर्व करने के लिए। अब इस समय देश 3 बड़े संकट से गुजर रहा है, जिसमें हमने जिक्र किया किस तरह से आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। अब जो कल डेटा आया उसके ज़रिए हमने देखा कि यानी कि 23-24% जो हमारा इकोनॉमिक साइज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया है इससे, कोरोना के कारण। दूसरा कोरोना का संकट है, जिसको लेकर अभी तक ये पता नहीं है कि यह संकट कब तक चलेगा और सरकार कब तक वैक्सीन डेवलप करने में सफलता पाएगी, कब उसका एक तरह से लोगों को टीका लगेगा। और तीसरा बड़ा संकट जो है चीन का।
लेकिन प्रधानमंत्री और बीजेपी ने यह तय किया कि भाई इस समय एक नई जो कंस्टिट्यूंसी है जो इवॉल्व हो रही है, और उस यूथ का जो सेगमेंट है उसमें प्रधानमंत्री पहले से भी हीरो रहे हैं, उस यूथ सेगमेंट को कैटर किया जाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है और ये कहा गया है कि ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, पाथ ब्रेकिंग पॉलिसी है, और उस पॉलिसी के ज़रिए जो यूथ का तबका है, जो 32% जो मतदाता है, युवाओं का जो मतदाता है, उसको कैटर किया जाए। और उसके लिए बीजेपी ने एक लंबी चौड़ी प्लानिंग की है कि किस तरह से एक आउटरीच प्लान के जरिए उस यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, स्कूल में जाकर उस सेगमेंट को कैटर किया जाए, क्योंकि इस एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होने में एक लंबा समय लगेगा, और इसमें करीब 2030 और 2040 तक जब ये पूरी पॉलिसी एक तरह से इम्प्लीमेंट की जाएगी तो उसमें काफ़ी बड़ा हमारा जो पूरा शिक्षा का क्षेत्र है उसमें काफ़ी बड़ी तब्दीली आएगी। किस तरह से जो हमारे बोर्ड सिस्टम है, जहाँ पर युवाओं के ऊपर एक काफ़ी बड़ा प्रेशर होता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम पास करें, उसको कैसे उन्होंने उसमें तब्दीली लाई गई है। किस तरह से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्किल बेस्ड हो और उसमें जो नॉलेज बेस्ड हो, जिसमें ज़्यादा रोज़गार क्रिएटर बने, जॉब क्रिएटर बने, वो रोज़गार पाने वाले नहीं बने। तो ये सारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इंग्रेडिएंट्स हैं, जो फीचर हैं, उसको यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के बीच में वहाँ पे एनईपी की कमेटी बनाई जाए, उनके बीच में बीजेपी के लीडर जाएं, उनको बताएं कि इस पॉलिसी के आने से आपका भविष्य कैसे बदलेगा। तो यानी क्या, जो युवाओं का एक बड़ा चंक है जो कहीं ना कहीं चुनावों में पार्टिसिपेट करता है, अगर 2019 के आंकड़ों को भी देखें तो किस तरह से युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट किया, तो उस सेगमेंट को और कंसोलिडेट किया जाए, उसको और मजबूत किया जाए। ये बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी स्ट्रैटेजी बनाने का अधिकार है। लेकिन इसमें जो सिग्निफिकेंट बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, कि जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी हर समय अपॉर्चुनिटी ढूंढती है और हर समय 24 घंटे की राजनीति करती है, तो उसमें हर दिन कहीं ना कहीं अपने वोटर को ऐड करती है। इस समय 3 बड़े संकट हैं, उन संकटों के बीच में सरकार को कोई बहुत ज़्यादा रास्ता, कोई बहुत ज़्यादा इस समय रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए जो दूसरा सेगमेंट है उसको कहीं ना कहीं कंसोलिडेट किया जाए, उसको कहीं मजबूत किया जाए, ताकि जो बीजेपी का वोट बैंक है वो और नर्चर हो सके। इसके साथ में एक और समानांतर घटना हुई, जिसका कि आप लोगों ने देखा कि काफ़ी विरोध भी हुआ, ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने विरोध भी किया कि जो नीट का एग्ज़ाम इस समय चल रहा है उसको लेकर ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने विरोध किया। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, एग्ज़ाम होगा और अपने समय पे होगा। अब ये देखिए कि जो राजनीतिक दल अपनी रणनीतियाँ बनाते हैं, आप ध्यान करें कि जो आईआईटी का एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी के लिए कोई भी युवा कई साल लगाता है। और अगर आप बिहार के छोटे शहरों में जाएं, खास करके पटना चले जाएं, पटना का एक इलाका है महेंद्रगढ़, जहाँ पे पूरी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। कोटा चले जाएं, पूरा शहर जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट से भरा हुआ है, और वहाँ पे लड़के, उनके माता पिता कई साल जाकर वहाँ पे रहते हैं उस आईआईटी की तैयारी करने के लिए। बीजेपी और खास करके प्रधानमंत्री और सरकार ने ये सोचा कि अगर नीट के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाएगा, जो कि विपक्षी पार्टियां चाहती थी कि कोविड चूँकि इस समय एक बड़ा थ्रेट है और किसी भी बच्चे को हो जाएगा तो उसका जो जान की कीमत है वो एक बड़ा रिस्क है। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये गैम्बल इसलिए उठाया, उनको लगा कि बच्चे जो 4 साल तैयारी करके, 3 साल तैयारी करके एग्ज़ाम देते हैं, उनका एक पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह के बड़े फैसले से प्रधानमंत्री की जो अपनी कंस्टिट्यूंसी है और मजबूत होती है। तो 2 ऐसे उदाहरण हैं जो हमने आपको दिए, कि एक नीट का एग्जाम्पल और दूसरा किस तरह से एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बीजेपी अपनी जो पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी है उसको कंसोलिडेट कर रही है, खास करके ऐसे समय में जब देश 3 बड़े संकटों से जूझ रहा है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि बीजेपी किस तरह से, या प्रधानमंत्री किस तरह से फुल टाइम यानी कि 24 घंटे के राजनेता हैं, हर समय राजनीति करते हैं, जो उन्हें बाकी पार्टियों से अलग करती है, जो उन्हें कम से कम जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस से अलग करती है। कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इसका बहाना ढूंढती है कि कब उसे आंदोलन करना है, कब उसके लिए टाइम लगाती है, और कई बार ऐसे होते हैं कि 2-3 महीने गुजर जाते हैं, आंदोलन होता ही नहीं है। खास करके उन्हें प्रधानमंत्री के इन दोनों स्ट्रैटेजिक मूव से सीख लेनी चाहिए। शंकर रमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही हमारे सारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उससे लगातार जुड़े रहें। अपने रिएक्शन, अपनी प्रतिक्रिया, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें, और ख़ास करके अगर आपको लगता है कि किसी विषय पर अगर हमें अलग से प्योर पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत है, वो भी आप हमें भेजना ना भूलें।